कैसे बनता है पदार्थ, यह किस्सा भी रुचिकर है। कभी ठोस, कभी द्रव, कभी गैस बनकर आता यह नजर है। आओ इसकी संरचना के बारे में कुछ जाने और प्रकृति में छिपे कौतूहल को पहचाने। आओ इसके संरचना के बारे में कुछ जाने और प्रकृति में छिपे कौतूहल को पहचाने। प्यारे बच्चों, अपने चारों ओर जहाँ तक हमारी नजर जाती है, हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। कोई वस्तु गोल है तो कोई चौकोर, कोई छोटी है तो कोई बड़ी। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी सामग्री से बनी है। इस सामग्री को वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। प्यारे बच्चों, आज हम पदार्थ और उनके गुणधर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पानी की बूंद, रेत का कण, जो कुछ भी नजर आ रहा है हमें, ये सब पदार्थ ही तो हैं। इन सभी पदार्थों में, या हम कहें कि इन सभी वस्तुओं में यह विशेषता होती है कि ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार चाहे सजीव हो या निर्जीव, प्रत्येक वस्तु इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पदार्थ है क्या। ये प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में बार बार उमड़ता है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बहुत सी विचारधाराएं प्रचलित थीं। किसी ने पदार्थ को लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत माना, तो किसी ने रेत के कणों की तरह कणीय। प्यारे बच्चों, पदार्थ की प्रकृति जानने हेतु हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। हम एक कांच के गिलास में आधा जल भरेंगे। गिलास में पानी की सतह पर निशान लगा लेंगे। अब एक चम्मच लेंगे और चम्मच में शक्कर भरकर उसे इस गिलास में डालेंगे। थोड़ी देर बाद चम्मच से इस पानी को हिलाएंगे। हम पाते हैं कि थोड़ी देर बाद शक्कर गिलास में कहीं नजर नहीं आ रही। अब हम पानी के स्तर को देखेंगे तो वो स्तर तो वहीं का वहीं है। अरे वाह बच्चों, ये तो जादू हो गया ना। शक्कर तो गिलास में गायब ही हो गई, पर ये गई कहाँ? ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में तो उमड़ते ही होंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे वैज्ञानिकों ने अणु नाम दिया है। इन अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह होती है। बच्चों, तुमने कई बार अपनी मम्मी को डिब्बे में चीनी या नमक खाली करते देखा होगा। जब डब्बा पूरा भर जाता है तो मम्मी उसे थोड़ा सा हिलाती हैं और न जाने कहां से जगह फिर से उस डब्बे में आ जाती है। बच्चों, आपने गेहूं पीसने की चक्की पर भी ऐसा नजारा देखा होगा। जब आटे से पूरा बर्तन भर जाता है तो दुकानदार उस आटे को जैसे ही दबाता है तो न जाने कहां से थोड़ी सी जगह फिर से बन जाती है। तो ये सब इसी कारण संभव हो पाता है क्योंकि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि ये अणु कितने बड़े होते हैं या ये बहुत छोटे हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? तो बच्चों, ये कण या अणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देखने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, हम एक गिलास में पानी लेंगे और उसमें
स्याही की एक बूंद डालेंगे तो पूरा पानी धीरे धीरे नीला हो जाएगा। यही क्रिया हम पोटेशियम परमैंगनेट से भी कर सकते हैं। 1 या 2 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पूरे 100 मिलीलीटर पानी को रंगीन कर देते हैं। अर्थात एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है या जो स्याही की बूंद है, वो असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और ये कण बेहद सूक्ष्म होते हैं। अभी कोरोना संक्रमण के इस काल में जैसे ही कोई बाजार या ऑफिस से घर आता था तो हाथ धोने के बाद उससे तुरंत कहा जाता था ना, जाओ जल्दी से नहा कर आओ, और पूरी बाल्टी पानी में डिटॉल की 5-6 बूंदें डाल दी जाती थी। 5-6 बूंदों से ही पूरे पानी में डिटॉल की महक आने लगती थी। स्पष्ट है, दिखने में छोटी सी दिखने वाली डिटॉल की ये 5-6 बूंदें न जाने अपने अंदर कितने छोटे छोटे कणों को समेटे हुए हैं। द्रव्य बना है छोटे छोटे कई कणों से मिलकर। द्रव्य बना है छोटे छोटे कई कणों से मिलकर। छोटे छोटे इन्हीं कणों को समझेंगे अणु कहकर। अणु इतना सूक्ष्म है, हम कैसे इसको बतलाएं? एक शक्कर के दाने से आओ इसको समझाएं। कूट पीस कर इसे और चाहो तो छोटा कर लो। अब सबसे छोटे कण को अपनी अंगुली पर धर लो। सोचो और बताओ, इसमें अब कितने अणु होंगे? 10, 100, 1000, लाख, शायद तुम यह बोलोगे। पर अपने सिर के बालों को जो मुश्किल है गिनना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसमें अणुओं की गणना। प्यारे बच्चों, अब हम पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी ने गर्मी में नींबू पानी का लुत्फ तो जरूर उठाया होगा। इस नींबू पानी में नींबू, नमक, शक्कर, पानी सबका स्वाद तुम्हें आता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान अर्थात खाली जगह में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के ये कण स्थिर नहीं होकर लगातार गतिशील रहते हैं। कमरे में यदि एक बुझी हुई अगरबत्ती रखी है तो उसकी सुगंध लेने के लिए हमें उसके करीब जाना होगा, पर यदि हम इस अगरबत्ती को जला दें तो इसकी सुगंध दूर से हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्यारे बच्चों, हम 2 गिलास लेंगे, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी डालेंगे। दोनों में हम 1 या 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालेंगे। हम पाते हैं कि गर्म पानी में क्रिस्टल के कण जल्दी घुलते हैं, जबकि ठंडे पानी में नहीं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, या हम यूं कहें कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित अर्थात एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अणु की है तारीफ, प्रकृति में यह स्वतंत्र रह सकता, रासायनिक क्रिया में पर प्रतिभाग नहीं कर पाता। 2 या 2 से अधिक इसे मिलकर परमाणु बनाते, यह परमाणु स्वतंत्र प्रकृति में मगर नहीं रह पाते। ठोस ठोस है क्योंकि निकट इनमें अणु काफी ज्यादा, द्रव में दूर, गैस में दूरी सबसे ज्यादा। बीच बीच 2 अणुओं के जो आकर्षण बल बसे, बीच बीच 2 अणुओं के जो आकर्षण बल बसे, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं हम उसे। प्यारे बच्चों, आपने रस्साकसी का खेल तो जरूर खेला होगा। इसमें एक दूसरे को पकड़ते हुए हम रस्से को खींचते हैं। इसी तरह का एक खेल जंजीर भी तुमने जरूर खेला होगा, जिसमें एक श्रृंखला या चेन बनाकर हम दौड़ते हैं।
ऐसे ही कुछ अणुओं की श्रृंखला या चेन प्रत्येक पदार्थ में पाई जाती है। यदि हम एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा लेकर दोनों को सामान्य हथौड़े के हल्के से प्रहार से तोड़ना चाहें, तो लोहे की कील में तो यह मुश्किल होता है, लेकिन चौक के टुकड़ों में यह कार्य आसानी से हो जाता है। कारण स्पष्ट है, लोहे के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक है, जबकि चौक के टुकड़ों के मध्य आकर्षण बल बेहद कम है। यदि हम एक थाली में जल लेकर उसकी सतह को अंगुली से काटने का प्रयास करते हैं, तो एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगता है मानो जल तो कट गया, पर फिर वह पहले जैसा ही हो जाता है। तुमने स्विमिंग पूल में गोताखोर को तो देखा ही होगा। गोताखोर भी पानी को इसीलिए काट पाता है क्योंकि द्रव के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। प्यारे बच्चों, हम एक पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़ लेकर उसके चारों ओर पेंसिल से रेखा चित्र बनाते हैं, तो इन पदार्थों का एक निश्चित आकार और सीमाएं नजर आती हैं। इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। इन वस्तुओं पर बाह्य बल अर्थात हल्का सा दबाव रखने पर भी ये वस्तुएं अपना आकार बनाए रखती हैं, और अधिक बल लगाने पर ये ठोस टूट सकते हैं, पर इनका आकार नहीं बदलता। ये सभी ठोस वस्तुएं हैं। रबड़ बैंड भी ठोस है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ऐसे ही शक्कर या नमक भी ठोस है। चाहे हम इसे हाथ में लें, चाहे किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज का टुकड़ा भी एक ठोस है, लेकिन स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। जल, खाने का तेल, दूध, जूस, ये सभी द्रव ही तो है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। दूध को हम कटोरी में डालें तो कटोरी का आकार, यदि गिलास में डालें तो गिलास का आकार ले लेगा, और यद्यपि इसका आयतन निश्चित होता है, द्रव को जिस बर्तन में डाला जाए यह उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव अर्थात बहने का गुण होता है। इनका आकार भी बदलता रहता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते, ये तरल होते हैं। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु और पौधों के लिए बेहद अनिवार्य होती हैं। प्यारे बच्चों, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी बेहद अधिक होता है। प्यारे बच्चों, आप सबने गुब्बारे वाले को तो जरूर देखा होगा। वह गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। हम 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज लेंगे और उनके सिरे अर्थात उनके मुख को रबड़ के कॉर्क से बंद कर देंगे। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा देंगे। पहली सिरिंज में हवा ही रहने देंगे, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के छोटे छोटे टुकड़े भर देंगे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाकर संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे तो हम पाते हैं पहली सिरिंज जिसमें हवा भरी थी काफी संपीड़ित की जा सकती है, जबकि अन्य दोनों इतना नहीं। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में
खाना बनाने में उपयोग में ली जाने वाली LPG अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का भी प्रयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। जब रसोई में माँ हलवा बना रही होती है तो उसकी खुशबू हमें बिना रसोई में गए ही आ जाती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच भी जाते हैं। गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तेजी से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में या बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जानते हो बच्चों, पदार्थ अपनी अवस्था भी बदल सकते हैं, जैसे ठोस से द्रव और द्रव से गैस। हम एक 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेकर उसे बीकर में रखेंगे। बीकर में एक थर्मामीटर भी रखेंगे। अब बीकर को धीमी आंच से गर्म करेंगे। जब बर्फ पिघलने लगी तो तापमान नोट करेंगे। थोड़ी देर बाद बर्फ अर्थात ठोस द्रव अर्थात पानी में बदल गया। अब हम पुनः तापमान को नोट करेंगे। अब इस पानी को गर्म करते रहेंगे तो ये पानी धीरे धीरे द्रव अवस्था से गैस और जल अवस्था में बदलने लगता है। प्यारे बच्चों, ये तो जादू हुआ ना, ठोस बदला द्रव में और द्रव बदला गैस में। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पदार्थ के गुण और उनकी अवस्थाओं के बारे में जाना। ये तो जादू हुआ ना बच्चों, ठोस बदला द्रव में और द्रव बदला गैस में। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वे तेजी से कंपन करने लगते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में भी प्लाज्मा होता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, डल्फगैंग कैटरले और कॉल ई वेमी को बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पदार्थ, उनके गुण, उनकी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है ये जानकारी आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी।